गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे हिंदी उद्बोधन से चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है शब्द विचार। तो चलिए चलते हैं चैप्टर नंबर 3 पर, शब्द विचार। 2 चैप्टर बच्चों में आपको इस के उद्बोधन के पहले ही वीडियो में दे चुकी हूँ। आज 3rd चैप्टर में आज आपको करा रही हूँ। तो आइए पढ़ते हैं शब्द विचार। बच्चों, इस पाठ में हम पढ़ेंगे शब्द की रचना कैसे होती है, शब्द किसे कहते हैं, शब्द के कितने प्रकार होते हैं, ये सारी बातें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं, देखिए चैप्टर नंबर 3 शब्द विचार। शब्द वह ध्वनि है जिनसे हम भाषा का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक शब्द का अपना एक अर्थ होता है, अर्थात भाषा की जो वर्ण के बाद जो एक ध्वनि आती है वो आती है शब्द, जिसमें हम वर्णों को मिलाकर शब्द बनाते हैं, अर्थात 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और जिसका अर्थ होता है वही शब्द कहलाता है। ठीक है, प्रत्येक शब्द का अपना एक अर्थ होता है, अर्थात वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं। अधिक वर्णों के मेल से एक शब्द बनता है, अर्थात 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से एक शब्द बनता है। ठीक है, ये बात तो आपकी समझ में आ गई कि शब्द वह ध्वनि है जिनसे हम भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनते हैं और वाक्यों से ही भाषा बनती है। तो शब्द जो है भाषा की हमारी एक इकाई है। ठीक है, तो जिसमें क्या हम कह सकते हैं कि वर्णों के मेल से ही 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ उदाहरण के लिए माता शब्द को ही लें। माता शब्द में देखिए हमारे जो भी वर्ण आए हैं, इधर आप देख सकते हैं, वो हमने अलग अलग करके यहाँ लिखे हैं, अर्थात क्योंकि जो है वर्ण जो है भाषा की हमारी सबसे छोटी इकाई है, तो हमने इनको वर्णों में विभाजित कर दिया है। माता शब्द को, माँ हमारा व्यंजन है, आ पर उसकी मात्रा लगी है, माँ पर आ की मात्रा है, तो आ स्वर को हमने अलग कर दिया। ता हमारा व्यंजन है, उस पर आ की मात्रा लगी है, तो आ स्वर को हमने अलग कर दिया। अर्थात इस तरह से इसमें 4 वर्ण हैं हमारे, माँ प्लस आ, ता प्लस आ, तो ये हमारे 4 वर्ण इसमें हो गए। तो माता ये हमारा एक शब्द है जिसका अपने आप में एक अर्थ है, अर्थात जननी, अम्बा या माँ, कुछ भी कह सकते हैं। तो इस तरह से ये एक हमारा शब्द बन गया 4 वर्णों को मिलाकर, ये हमारा शब्द कहलाता है। इस तरह से ही शब्द से हमारे वाक्य बन जाते हैं और वाक्य से हमारा भाषा बनती है। और शब्दों को जब हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो वो पद कहलाते हैं। ठीक है, आइए हम यहाँ पढ़ते हैं इसको। कई शब्दों के मेल से एक वाक्य बनता है, जो मैंने आपको अभी बताया कि कई शब्दों को मिलाकर एक वाक्य बनता है। अतः हम कह सकते हैं कि शब्दों का प्रयोग हम वाक्यों में करते हैं, अर्थात शब्दों को मिलाकर ही वाक्य बनता है। जब शब्द का प्रयोग, ये देखिए, जब शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तब उसे पद कहा जाता है, अर्थात कौन सा शब्द हमें कहाँ लिखना है। जब हम ये प्रयोग वाक्य में करते हैं तो वो पद कहलाता है, अर्थात शब्दों को जब हम क्रमबद्ध रूप में लिखते हैं तो वो वाक्य बन जाता है और शब्द हमारा जो है वो पद कहलाने लगता है, पद का रूप ले लेता है। ठीक है, अब आप इसे पढ़ेंगे। देखिए, ये शब्द की हमारी परिभाषा है कि जिन वर्णों के समूह का, ये देख लीजिए आप, जिन वर्णों के समूह का कोई अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं, अर्थात 2 या 2 से अधिक वर्णों के समूह का जब कोई अर्थ निकलता है तो उसे शब्द कहते हैं। अब हम आते हैं शब्द कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि शब्दों के भेद सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्दों के भेद हम देखेंगे। शब्द 2 प्रकार के होते हैं हमारे। एक होता है हमारा सार्थक शब्द, ये देख लीजिए, यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, अभी ये दे रखा है, देखिए, एक होता है सार्थक शब्द और एक होता है हमारा, ये देखिए, निरर्थक शब्द। ठीक है, ये हमारा निरर्थक शब्द हो गया। तो शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एक सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं इसके अगले टॉपिक पर। अब आता है हमारा इसके बच्चों, हम पढ़ते हैं डेफिनेशन कि सार्थक शब्द क्या होता है, निरर्थक शब्द क्या होता है। तो बच्चों मैं आपको अपनी ही भाषा में बताऊंगी इसको कि सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं बच्चों जिनका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है। मीन्स जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ हो वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। देख लीजिए, यहाँ भी हम पढ़ सकते हैं सार्थक शब्द, ये लिखा हुआ है यहाँ हमारा। तो यहाँ हम पढ़ेंगे इसको कि जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकलता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। अब आते हैं निरर्थक शब्द पर। निरर्थक शब्द क्या है बच्चों? मीनिंगलेस वर्ड्स होते हैं। इसमें हमारा इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। इसमें हम वर्ण को कहीं भी लिख सकते हैं, कैसे भी, तो उसमें उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, इसीलिए इसे निरर्थक शब्द कहते हैं। देखिए,
कि कभी कभी हम अपनी बोलचाल की भाषा में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो जिनका कोई अर्थ नहीं होता। ऐसे ही शब्दों को निरर्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्दों के साथ प्रयुक्त होने वाले होते हैं ये शब्द जो निरर्थक शब्द होते हैं मुख्यतः। देखिए हम देख सकते हैं कि चाय के साथ वाय का प्रयोग हम बोलते समय कर जाते हैं, लेकिन ये जो हमारा वाय शब्द है बच्चों, ये यहाँ देख लीजिए आप, मैं पेन से देखिए करके दिखाती हूँ आपको। ये वाय जो शब्द है बच्चों हमारा, ये इसका कोई अपना अर्थ नहीं है, इसको हमने चाय के साथ प्रयोग किया, ठीक है। तो ये निरर्थक शब्द है वाय। चाय हमारा सार्थक शब्द है, तो इसको हमने सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग कर लिया है। कभी कभी हम इसका प्रयोग कर लेते हैं, वैसे इसका अपने आप में कोई अलग से अर्थ नहीं होता, ठीक है। दूसरा उदाहरण देखिए, हमें खाना वाना खिला दो। तो अब ये देखिए खाना वाना, वाना का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है, ये हम खाना के साथ में हमने इसको प्रयोग किया है। अगर हम अलग से लिखेंगे तो कोई भी इसका अर्थ या सेंस नहीं है, ना ही हम इसको लिख के कुछ कह सकते हैं। लेकिन खाना वाना हाँ निरर्थक शब्द है, इसीलिए हमने खाना के साथ में इसको प्रयोग कर दिया, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर कि शब्द के प्रकार कितने होते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित 4 आधारों पर किया जाता है, ठीक है। देख सकते हैं कौन कौन से हैं वो, ये देखिए आप शब्दों का वर्गीकरण। ये देखिए 2 इधर दिए हुए हैं, 2 इधर दिए हुए हैं हमारे, ये उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा है प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अब ये किस तरह से हम इनका भी विभाजन करते हैं ये हम अगले पेज पर देखते हैं कि इनको भी किस तरह से हम विभाजित करते हैं, ठीक है। ये देखिए पहला है उत्पत्ति के आधार पर। तो बच्चों उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। देखिए ये यहाँ दिया गया है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से देखिए, एक तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। आपने ये सब ने पढ़ा हुआ है तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, क्योंकि आपने शुरू से ही ये पढ़ते चले आ रहे हैं। तत्सम शब्द कौन से होते हैं 5th में भी आपने पढ़ा है, 4th में भी पढ़ा है, फिर भी मैं आपको इसमें समझाती हूँ। तत्सम शब्द बच्चों वो शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी भाषा में आ गए हैं। देखिए संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उनका रूप परिवर्तित नहीं हुआ है, बिल्कुल एज इट इज़ उन शब्दों को हमने हिंदी भाषा में ले लिया है, ठीक है। हिंदी भाषा का जन्म भी संस्कृत भाषा से ही हुआ है, अतः हिंदी भाषा में संस्कृत के अनेक शब्द प्रयोग किए जाते हैं। ये शब्द ऐसे होते हैं जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया ये एज इट इज़ जैसे संस्कृत में प्रयोग होते हैं वैसे ही हम इनका प्रयोग हिंदी में भी करते हैं। तो देखिए ये कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं, कौन कौन से हैं, उच्च, अक्ष, बालक, कटु, मयूर, चंद्र, रात्रि आदि। तो ये वो शब्द हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं और इनका प्रयोग हमने हिंदी भाषा में किया, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा तद्भव शब्द। तद्भव शब्द बच्चों मैं अपनी लैंग्वेज में बताती हूँ आपको। वे शब्द होते हैं जो होते तो संस्कृत भाषा के ही हैं वो भी, लेकिन उनका कुछ हमने बोल चाल में अपनी रूप परिवर्तन कर दिया है, उनको चेंज कर दिया है, तो वो हिंदी भाषा में हमने उनको प्रयोग कर लिया है रूप परिवर्तन करके। देखिए इस संस्कृत के वे शब्द जो अपने रूप परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आँख, ऊंचा, दूध, चांद आदि। ये वो शब्द हैं बच्चों जिनका हमने संस्कृत भाषा के होते हुए भी कुछ रूप परिवर्तन करके अपनी हिंदी भाषा में इनको प्रयोग किया है, ठीक है। अब हमारे आते हैं देशज शब्द। बच्चों देशज शब्द वो होते हैं, देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ देशज शब्द। देशज शब्द वो होते हैं जो शब्द किसी क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, यानी कि किसी क्षेत्रीय भाषा के कारण, जो उस क्षेत्र में बोली जाती है भाषा, उसके कारण आवश्यकता पड़ने पर हमने उन्हें हिंदी भाषा में अपनी प्रयोग में ले लिया है। जैसे कौन कौन से शब्द हैं, थैला, जूता, गाड़ी, पेट, और भी बहुत सारे शब्द हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिए गए हैं बच्चों, ये देख सकते हैं, खटखटाना। तो ये ऐसे शब्द हैं जो क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव के कारण हमने अपनी हिंदी भाषा में इसको प्रचलित कर लिया है, बोलने लगे हैं। फिर आता है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द बच्चों वो होते हैं जो दूसरी भाषा के होते हैं, दूसरे विदेशी भाषा से लिए जाते हैं। जैसे कुछ लोग हमारी कंट्री में विदेशों से आए और उनके कुछ शब्दों का प्रभाव हमारी भाषा में आया और उनका प्रभाव जो है इतना हुआ कि उन शब्दों को हमने अपनी भाषा में प्रयोग कर लिया। देखिए वे शब्द जो विदेशी जातियों के आगमन के कारण उनकी भाषा के अनेक शब्द हिंदी भाषा में आ गए, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। यानी कि
जो शब्द विदेशी भाषा के हैं लेकिन उनके प्रभाव के कारण यहाँ विदेशी बहुत सारे विदेशी आए, अंग्रेज़ आए, मुग़ल आए, ठीक है, मराठी तो नहीं कह सकते लेकिन मुग़ल तो रहे, तो इनकी भाषा जो है वो हमारी भाषा में प्रभावित हुई और हमारी भाषा में इन शब्दों को मीन्स शामिल कर लिया गया और हम बोलचाल की भाषा में उनका प्रयोग करने लगे। देख लीजिए यहाँ दिए गए हैं, ये अंग्रेज़ी शब्द हैं, अरबी हैं, फ़ारसी हैं, तुर्की हैं, पुर्तगाली हैं, चीनी हैं, ठीक है, ये शब्द हैं हमारे, जिनको ये हमारे विदेशी शब्द हैं लेकिन हमने इनको अपनी हिंदी भाषा में प्रयोग किया हुआ है, ठीक है। तो ये आप इसको खुद से पढ़ सकते हैं, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो बच्चों अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, रचना के आधार पर शब्दों के भेद। तो रचना के आधार पर बच्चों शब्दों के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ये 3 प्रकार होते हैं, देख लीजिए रचना के आधार पर। इसको हम पढ़ सकते हैं यहाँ कि जो शब्द रूढ़ शब्द पहला पढ़ते हैं हम, ट्रेडिशनल वर्ड्स, जो शब्द परंपरा से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी, भाव आदि के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, अर्थात संज्ञा शब्द, इसे हम कहते हैं संज्ञा शब्द, ये कह सकते हैं हम। रूढ़ शब्द संज्ञा शब्द होते हैं। यदि इन शब्दों के टुकड़े कर दिए जाएं, अर्थात यदि हम इन शब्दों को आपस में विभाजित कर दें, इनका वर्ण विच्छेद कर दें या इनको 2 भागों में बांटें, तो इनका आपस में कोई अर्थ नहीं निकलेगा। वर्ण विच्छेद नहीं कह सकते, सॉरी बच्चों, अगर हम इनको 2 भागों में बांट दें तो इनका अपने आप में कोई अर्थ नहीं निकलता, ठीक है। तो देखिए ये जैसे एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ, छत, छत को अगर हम 2 भागों में बांट दें, छ प्लस तक, इसका कोई अर्थ नहीं होगा। दीवार, दी अलग कर दें, वार अलग कर दें, इसका कोई अर्थ नहीं होगा। कुत्ता में को अलग कर दें, ता अलग कर दें, तो इसका कोई भी अर्थ नहीं हो सकता। अर्थात इसके खंड करने पर जो खंड होंगे उनका अपने आप में कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो ये होते हैं रूढ़ शब्द। दूसरा आता है हमारा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द बच्चों वे होते हैं जिनका 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से बने होते हैं जो, और अगर हम उनको अलग अलग शब्दों में विभाजित कर दें तो उनका अपने आप में अर्थ निकलता है। जैसे ये शब्द है हमारा शिक्षालय, तो शिक्षा प्लस आलय, तो शिक्षा का अपना अलग अर्थ हो गया, आलय का अलग अर्थ हो गया, तो ये हो गया शिक्षालय, ठीक है। ये हमारा, हम कह सकते हैं इसको शिक्षालय, अर्थात शिक्षा के लिए आलय। हिमालय, हिम प्लस आलय, हिम का आलय, यानी कि आलय मीन्स होता है घर, ठीक। तो ये यहाँ हमारा होता है शिक्षा मीन्स शिक्षा का। तो इधर देख लीजिए यहाँ दीपावली, दीपावली दीप प्लस अवली, यहाँ पढ़ेंगे हम दीप प्लस अवली, यानी कि दीप मीन्स दिए और अवली मीन्स पंक्ति, तो दीपों की पंक्ति। पाठशाला, पाठ यानी कि पढ़ने की, शाला मीन्स घर, पढ़ने का घर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यौगिक शब्द, जिसको हम अगर अलग अलग भागों में बांट दें तो उनका अपने आप में पूर्ण अर्थ निकलता है। तीसरा आता है हमारा योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द वो होते हैं जो शब्द अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो शब्द लिखा होता है उसका वही अर्थ निकले, अर्थ उसका कुछ और निकलता है। जैसे दशानन है, दशानन मीन्स दश हैं आनंद जिसके, आनंद मीन्स चेहरे, 10 मुख हैं जिसके, कौन है वो, रावण है। जलज, जलज, जल में जा मीन्स कमल, तो जल में निवास करने वाला अर्थात पंकज, कमल, ठीक है। ये है पीताम्बर, पीताम्बर, पीता मीन्स, पीत मीन्स पीला, अंबर मीन्स वस्त्र, पीला है अंबर जिसका, अर्थात गणेश। नीलकंठ, नील प्लस कंठ, अर्थात नीला है कंठ जिसका, अर्थात कौन, शिव। तो ये इनका एक अलग ही अर्थ निकलता है, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं योग रूढ़ शब्द, जिनको 2 भागों में विभाजित करें इसका अलग अलग अर्थ निकलेगा और सामान्य अर्थ न प्रकट होकर इसका एक विशेष अर्थ निकलता है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देख लीजिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। अब तीसरा हमारा आता है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर बच्चों शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। देखिए 2 भागों में बांटा गया है, कौन कौन से हैं वो शब्द, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। देख लीजिए यहाँ ये है विकारी शब्द और ये अविकारी शब्द, ठीक है। 2 भागों में इसको बांटा गया है। विकारी शब्द वो होते हैं जिसमें वे शब्द जो लिंग वचन और कारक के कारण जिन शब्दों में कोई विकार यानी कि परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकार का मतलब होता है चेंज, बदलाव। तो जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन आ जाए वो होते हैं कौन से,
विकारी शब्द, जैसे लड़का लड़की। अब मैं इसको आपको बताती हूँ कि परिवर्तन कैसे आता है। सपोज क्रिया है, ये कौन कौन से, ये भी कुछ शब्द होते हैं जिनमें जो विकारी होते हैं, अर्थात क्रिया हमारा विकारी शब्द है। ठीक है, तो देखिए कैसे, लड़का लड़की, तो ये संज्ञा शब्द है हमारा, लड़का भी और लड़की भी। तो इसमें इसके कारण, लिंग के कारण, अर्थात लड़का हमारा पुल्लिंग है, लड़की हमारी स्त्रीलिंग है, तो ये हमारी संज्ञा शब्द है। ठीक है, लड़का भी और लड़की भी, तो संज्ञा शब्दों में परिवर्तन आ गया, किसके कारण, लिंग के कारण। अगर पुल्लिंग है तो लड़का हो गया, स्त्रीलिंग है तो लड़की हो गई। ठीक है, तो ये हमारा हो गया विकारी, यानी कि संज्ञा शब्द हमारा विकारी शब्द हो गया। ये है विशेषण, विशेषण शब्द में ही परिवर्तन आ जाता है हमारा लिंग वचन कारक के कारण। कैसे, अगर स्त्रीलिंग होगी, अगर एक वचन होगा तो अच्छा होगा, यानी कि वचन के कारण। अच्छा यानी कि एक वचन, अच्छे मीन्स बहुवचन। ठीक है, तो ये हमारा वचन के कारण परिवर्तन आ गया। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जिसमें लिंग वचन और कारक के कारण परिवर्तन आ जाता है, वो शब्द हमारे क्या होते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। देख लीजिए, मैंने आपको बताया था ना अभी, यहाँ देख लीजिए कि ये संज्ञा शब्द हो गई, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया हो गया। ये शब्द हमारे ऐसे शब्द हैं जिनमें लिंग के कारण भी परिवर्तन आ जाता है, वचन के कारण भी और कारक के कारण। ठीक, तो इसे हम विकारी शब्द कहते हैं। फिर आता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वो होते हैं जिसमें इन तीनों के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। इसमें लिंग, ये देख लीजिए, लिंग वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये शब्द ना तो परिवर्तित होते हैं और ना ही इनके अर्थ में कोई परिवर्तन आता है। ठीक है, अब ये भी हमारे कुछ होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। देख लीजिए, नंबर 1 होता है क्रिया विशेषण, नंबर 2 होता है समुच्चय बोधक। ठीक है, समुच्चय बोधक, फिर होता है संबंध बोधक, फिर आता है विस्मयादि बोधक। ठीक है, ये 4 प्रकार के हमारे होते हैं। अब आप सोचेंगे कि क्रिया विशेषण कौन से शब्द होते हैं। बच्चों, क्रिया विशेषण वो शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। समुच्चय बोधक जो 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ते हैं। संबंध बोधक जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं। ठीक है, विस्मयादि बोधक जो मन का भाव प्रकट करते हैं, खुशी का, घृणा का, शोक का, ये भाव प्रकट करते हैं जो शब्द विस्मयादि बोधक। इनमें किसी भी वजह से कोई भी परिवर्तन नहीं होता, चाहे स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग, एक वचन हो या बहुवचन हो। ठीक है, कारक कोई सा भी हो, कारक चिन्ह, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि बूढ़ा धीरे धीरे चलता है। एक ये दिया हुआ है ना इसमें धीरे, इसका मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ। बूढ़ा धीरे धीरे चलता है, तो धीरे शब्द जो है हमारा वो क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्रिया कैसे हो रही है, धीरे धीरे हो रही है। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि बूढ़ा धीरे धीरे चलता है, तो भी हमारा ये धीरे शब्द धीरे ही रहेगा। और मैं अगर कहूँ बुढ़िया धीरे धीरे चलती है, तो भी धीरे शब्द धीरे ही रहेगा। इसमें धीरा, धीरी, धीरे कुछ नहीं होगा, इसमें सिर्फ धीरे ही रहेगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे अविकारी शब्द जिनमें कोई भी परिवर्तन किसी भी कारण से नहीं होता। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। देखिए, अर्थ के आधार पर हम शब्दों को निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। देख लीजिए कौन कौन से हैं ये। पहला होता है पर्यायवाची शब्द, दूसरा होता है पर्यायवाची शब्द, दूसरा है विलोम शब्द, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शब्द युग्म। ठीक है, इनका जो विस्तार पूर्वक अध्ययन है हम आने वाले अध्यायों में करेंगे। अर्थात ये सारे ही चैप्टर आपके आने वाले ये सारे ही टॉपिक्स आपको आने वाले चैप्टर्स में मिलेंगे। पर्यायवाची जो समान अर्थ प्रकट करते हैं, पर्यायवाची भी आप पढ़ेंगे आगे। विलोम शब्द भी आप आगे पढ़ेंगे। विलोम शब्द आपको पता ही है किसे कहते हैं, जो उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं। एकार्थ प्रतीत होने वाले, यानी कि जिनका समान आपको लगेंगे तो देखने में एक से, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। ठीक है, अनेकार्थी जो एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि शब्द समूह के लिए एक शब्द, जो बहुत बड़ा सा सेंटेंस होता है उसके लिए एक शब्द होता है वो। ठीक है, इस तरह से हम इन शब्दों का अध्ययन आगे आने वाले चैप्टर्स में करेंगे। अब आप देखिए, याद रखने योग्य, ये मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि ये आप एक बार ज़रूर पढ़ें इसको। ठीक है, ये आप पढ़ेंगे सभी ध्यान से, और आपको लेसन जो है, जो मेन पॉइंट्स हैं लेसन के, वो समझ में आ जाएंगे। ठीक, अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर इसकी। तो ये देखिए बच्चों, ये एक्सरसाइज है इसकी। सही और गलत पर निशान लगाना है, सही वाक्यों पर सही का
और गलत वाक्यों पर गलत का क्वेश्चन आंसर्स में आपको अभी कराते हैं। ठीक है, तो पहला वाक्य है हमारा, आलू राजस्थानी शब्द है, गलत है। यौगिक शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से बने होते हैं, सही वाक्य है ये बिल्कुल। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं, ये गलत है, चार भेद होते हैं इसके। विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं, बिल्कुल सही, मैंने अभी आपको बताया विपरीत या उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। फिर आता है समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं, बिल्कुल सही है, ये देखिए हमारा ठीक हमने इसको कर रखा है। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब हम अगली एक्सरसाइज पर आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द छांट कर लिखिए। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं, इसमें मेहमान है, दशानन है, गाड़ी, राजदूत, सेनापति, पहाड़, डॉक्टर, नीलकंठ, बल, जलज, बीमारी, दीवार। तो ये कुछ शब्द दिए गए हैं, इसमें से हमने इसको रूढ़ में रूढ़ शब्द लिख दिए हैं, यौगिक के कॉलम में यौगिक शब्द लिख दिए हैं और योग रूढ़ के कॉलम में योग रूढ़ शब्द लिख दिए हैं। ठीक है, आप इसको खुद से देखकर कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव, तत्सम और देशज और विदेशज चारों शब्द छांट कर लिखने हैं। तो देख लीजिए, तत्सम शब्द में हमारे आते हैं मयूर, वायु, बालक। तद्भव में आते हैं दांत, मोर, दूध, आग। देशज में आते हैं जूता, पेट, खटखटाना, लोटा, गाड़ी। विदेशी में आते हैं चाय, चम्मच, बारूद, नमक, अलमारी, आलू, पैसा, पेंसिल, दुकान, कैंची इत्यादि। अब आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वर्गों का समूह जिसका कोई अर्थ होता है शब्द कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद होते हैं। विदेशी भाषाओं के प्रभाव से हिंदी भाषा में आए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। रचना के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए फिलअप्स, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये एक्सरसाइज हमारी इसकी कंप्लीट हो जाती है इस चैप्टर की। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पर। तो ये देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आंसर्स हैं इसके। पहला क्वेश्चन है, शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो ये देखिए, आप पढ़ सकते हैं इसको कि शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं, लेकिन जिन वर्णों के मेल का कोई अर्थ होता है उसे ही शब्द कहते हैं। जैसे माँ प्लस आ, ता प्लस आ, माता। बच्चों यहाँ ये हलंत एक बच्चे की कॉपी थी, उसी से मैंने लिखाया है। आप इसमें माँ के नीचे हलंत लगाएंगे और ता के नीचे भी हलंत लगाएंगे। ठीक है, इसमें क्योंकि बिना स्वर के हर व्यंजन अधूरा होता है, तो माँ के नीचे हलंत लगा देंगे, ता के नीचे भी हलंत लगा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, सार्थक और निरर्थक शब्दों में क्या अंतर होता है। तो ये दोनों यहाँ हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया है। जिस शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे कमल, और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे मलक। वर्ण वही है हमारे, लेकिन हमने उनको उल्टा सीधा करके लिखा है, तो इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द का वर्गीकरण किन किन चार आधारों पर किया गया है। तो ये देखिए, शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित चार आधारों पर किया गया है। कौन कौन से हैं? उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो बच्चों, इसी के साथ ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है यहाँ। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको कॉपी में लिखने हैं और लर्न करने हैं, और ये सिलेबस हमारा उद्बोधन का यहाँ कंप्लीट हो गया है। एक वीडियो मैं आपको और डालूंगी इसकी, जिसमें आपका हॉलीडे होमवर्क दिया होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।